एनसीईआरटी। हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस का वन बाय वन सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। दैट मीन्स ये क्या बोलना चाहता है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन का कौन सी यूनिट है या फिर कौन सी टर्म है जो आपके पास वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो रूल्स है जिनसे आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको एक रूल भी पता है तो उससे भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपका पहला रूल था आपके पास रोल्स लो। रोल्स लो क्या बोलता था? रोल्स लो बोलता था आपके पास पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोड एक्स ए बोलता था। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए बोल दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या बात पता लग रही है कि मेरे पास जो गैस का प्रेशर है, ठीक है, गैस का प्रेशर है या फिर जिसको अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं, वो क्या है मेरे पास एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मतलब कि जो मैं वेपर प्रेशर है उसको मैं किसके टर्म में लिख रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मैं रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ से आपका आंसर आ गया, आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो आप दूसरी बात भी बोल सकते हो। दूसरी बात क्या बोल सकते हो यहाँ पर? दूसरी बात आप बोल सकते हो डोल्टन लॉ से भी। ठीक है, डोल्टन लॉ भी आपको क्या बोलता था? डोल्टन लॉ बोलता था कि पी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी टी एक्स ए बराबर एक्स ए होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा? तो यहाँ से भी आप लोग बोल सकते हो कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी सेम वही बात आप बोल रहे हो कि गैस का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स ए, या फिर किस में मैं रिलेट कर सकता हूँ इसको? एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन से मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। ओके बेटा, ठीक है, तो देख चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। ओके, आगे देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रेपिडली। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि जो मेरे शुगर ले रहा हूँ उसका डिसोल्यूशन कौन से प्रोसेस में रैपिडली मतलब तेजी से होगा, वो मेरे को चेक करना है। ठीक है, मेरे पास चार प्रोसेस है। ओके, अब देखो आपको एक बात तो पता है कि डिसोल्यूशन जब भी मैं करता हूँ तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरा डिसोल्यूशन की रेट बढ़ती है। दैट मीन्स मेरे पास जो भी सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट प्रेजेंट है वो इजीली डिजोल्व होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपको टेम्परेचर तो इंक्रीज करना ही करना है अगर किसी सब्सटेंस को रेपिडली आपको डिजोल्व करना है। यहाँ पर शुगर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो शुगर को अगर मेरे को रेपिडली डिजोल्व करना है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास दो ऑप्शन कट रहे हैं। देखो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को भी काट सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड को भी काट सकते हो। कि देखो यहाँ पर कंपेरिजन आप कर सकते हो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो आप क्या बोल सकते हो? हॉट वाटर में आपका शुगर इजीली डिजोल्व होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो कट गए, अब आपके पास बचे दो ऑप्शन। दो ऑप्शन क्या बोलना चाहते हैं कि शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर एंड शुगर पाउडर इन हॉट वाटर। अब आपको ये बात भी बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपके पास जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स है आप उनको उनको ईजिली डिजोल्व कर पाओगे या फिर आप जो पाउडर फॉर्म में है उनको ईजिली डिजोल्व कर पाओगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो शुगर का पाउडर फॉर्म है उसको आप इजीली डिजोल्व कर पाओगे। तो बेटा ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और केमिस्ट्री भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको लाइन फर्स्ट से एक बात पता लग रही है कि आपके पास जो रूम टेम्परेचर पे आपने जैसे ही पानी में या फिर कोई भी सॉल्यूशन था उसमें आपने शुगर डाला, शुगर डालते ही आपके पास क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है ये फील कूल, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? ये रिएक्शन मेरे पास कौन सी थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को मेरे को फास्ट करना है। क्या करना है? एंडोथर्मिक रिएक्शन को मेरे को फास्टली फॉरवर्ड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ से आपको पता लगेगी कि मैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा मेरे पास जो प्रोसेस होगा उसकी रेट क्या होगी? फास्ट होगी। दूसरी बात तो आप यहाँ से इजीली क्लासीफाई कर सकते हो कि ये पाउडर का जो सरफेस एरिया क्या होता है, जो आपके पास पाउडर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्रिस्टल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है? इजीली डिजोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया? जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया फोर्थ आंसर। ओके बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। ठीक है बेटा,
तो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन क्या होगा, आपके पास कोई एक सॉल्यूशन उसका रेट ऑफ डिजोल्यूशन क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, तो देखो बेटा आपको पता है कि जब भी आप कोई सॉलिड सोल्यूट को किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो क्या होगा, पहले डिजोल्व होगा उसके बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, डिजोल्यूशन आपके पास डिजोल्यूशन है वो किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, डिजोल्यूशन मेरा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन के। बोल सकते हो आप यहाँ से कि डिजोल्यूशन मेरा किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना रेट मेरा क्रिस्टलाइजेशन का होगा वही रेट मेरा किसका होगा, डिजोल्यूशन का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगी। ओके बेटा, तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं ये भी हट गया। ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी हट गया। ठीक है, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से आपको पता लग रहा है तो आपको किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो आपका आंसर हो गया थर्ड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए बीकर कंटेन ए सॉल्यूशन सब्सटेंस ए, precipitation of a substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. The solution A is, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे सॉल्यूशन की नेचर पूछी है। अब देखो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ी सी बातें हैं वो समझनी पड़ेगी। आप एक बीकर लेते हैं, अपन 3 बीकर लेते हैं, उन 3 बीकर में 3 सॉल्यूशन बनाते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने 3 बीकर लिए। अब 3 बीकर में मैं क्या करूँ, मैंने सब में सॉल्वेंट डाल रखा है, इनमें क्या डाल रखा है, सॉल्वेंट डाल रखा है। ओके बेटा, सॉल्वेंट आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, कोई भी सॉल्वेंट डाल रखा है मैंने तीनों बीकर्स में। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं कोई भी एक सोल्यूट है उसको, चलो आप ए मान लो सोल्यूट को, उसका स्मॉल अमाउंट मैं इसमें मैं डाल रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट डाल रहा हूँ, क्यों उनसे क्या डाल रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट डाला तो क्या होगा, इजीली डिजोल्व हो जाएगा इसमें। अगर मैं फिर से इसमें स्मॉल अमाउंट डालूंगा तो वो भी इजीली डिजोल्व हो जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं इसमें कोई भी अगर सोल्यूट का अमाउंट डालते जा रहा हूँ, अगर वो डिजोल्व हो रहा है तब तक मेरे पास वो सोल्यूशन कैसा है, आपके पास वो सोल्यूशन है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है, अनसेचुरेटेड। ओके बेटा, अब देखो अब इसी में मैं क्या कर दूं, एक ही में मैक्सिमम अमाउंट, क्या बोल दूं मैं, मैक्सिमम अमाउंट क्या डाल दूं इसमें, एक ही डाल दूं मैं, क्या डाल दूं, मैक्सिमम अमाउंट डाल दूं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए मैं इसमें डाल दूं तो फिर क्या होगा, देखो अब इसके बाद अगर मैं इसमें ए डालूंगा तो वो डिजोल्व नहीं होगा। ओके बेटा, तो ठीक है, तो इस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलूंगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, अब देखो बेटा, अब इसके बाद अगर मैं इसमें स्मॉल अमाउंट ए ओ डालूं, ठीक है, आपके पास सेचुरेटेड बन चुका। अब अगर इसके बाद भी अगर मैं इसमें ए अमाउंट डालूं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट से भी थोड़ा ज़्यादा अगर अमाउंट ए का डालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो जैसे मैं ए का अमाउंट डालूंगा क्या वो डिजोल्व हो पाएगा, उसमें नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट तो ऑलरेडी डिजोल्व हो चुकी है। अब वो डिजोल्व होगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा तो क्या करेगा, नीचे जाके पीपीटी बनाना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो बीकर के पैंदे में जमना स्टार्ट हो जाएगा, पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो को बेटा ऐसे सॉल्यूशंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलता हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो आपका जो क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो क्या बोल रहा है, वो कुछ इसी प्रकार का सॉल्यूशन है। आपने पहले क्या डाल रखा है, सॉल्यूशन का मैक्सिमम अमाउंट आप उसमें डिसोल्व कर चुके हो। उसके बाद आप क्या करोगे, स्मॉल अमाउंट उसमें डाल रहे हो, डालते हुए वजह क्या बन रहा है, पीपीटी बन रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलूंगा। तो देखो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depends upon। ओके बेटा, तो क्या बोल रहा है कि आपके पास जो सॉलिड सोल्यूट है जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो, किसमें डिजोल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो, तो ये सॉलिड सोल्यूट किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको आपको बताना है। ओके, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, मैं सोल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सोल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है वही तो चेक करना है मेरे को यहाँ पे। ओके बेटा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्युबिलिटी किसकी चेक कर रहा हूँ, सॉलिड की चेक कर रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान में रखना, सोल्युबिलिटी किसकी चेक कर रहा हूँ, सॉलिड की चेक कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर है अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो हमेशा डिपेंड करेगी सोल्युबिलिटी। क्या करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सोल्युबिलिटी क्या होने लग जाती है,
इंक्रीज होने लग जाती है, फिर डिजोल्यूशन क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नेचर ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट। ओके बेटा, तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो कि आप बोलते हो, एक लाइन बोलते हो लाइक डिजोल्व, लाइक मतलब कि आपका जो नेचर पे हमेशा डिपेंड करने वाला है कि आपके पास पोलर है वो पोलर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है नॉन पोलर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा, तो नेचर पे भी हमेशा डिपेंड करता है। अब प्रेशर के सेंस में बात करते हैं, प्रेशर देखो आपके पास एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस पे आप कितना भी प्रेशर लगा लो तो उस पर प्रेशर कोई काम करता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेशेबल होते हैं, तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके बेटा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आपके प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ सोलवेंट बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है, सेम वही लाइक डिजोल्व लाइक आप बोल सकते हो। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड। आपकी सॉलिड का जो डिजोल्यूशन है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहा है कि जो हाई एल्टीट्यूड पे जो पीपल्स रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहती है, इसका क्या कारण है। ओके बेटा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप हेनरी लो को देखो। हेनरी लो क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। यही तो बोलते हैं कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, सोलबिलिटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स आपके पास प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैसेस की सोलबिलिटी आपके पास सोलवेंट में उतनी ही ज़्यादा होगी, यही तो बोलता है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की सोलबिलिटी ब्लड में उतनी ही ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ये बोल सकता हूँ मैं। अब आपको एक बात पता है, जो पीपल्स हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। आपको पता है हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर कम है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास उसकी सोलबिलिटी भी कम हो जाएगी, हैंडी लो बता रहा है ये तो। ओके, जब मेरे पास सोलबिलिटी कम हो गई तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, कंसंट्रेशन कम हो गई, तो यहाँ पर आपका एक फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा, प्रेशर का। दूसरा फैक्टर एक और होता है टेम्परेचर का। लेकिन एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट होता है, ऑलमोस्ट 37 डिग्री के आसपास होता है आपका बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर जो टेम्परेचर है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, आपका जो एक ही फैक्टर है जो डिपेंड करता है उस पर कौन सा, प्रेशर है। ओके, तो ऑप्शन चेक करते हैं, लो टेम्परेचर नहीं, काट दो इसको, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात। आपके पास क्या है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, और उसकी वजह से आपके पास जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है टिश्यूज और ब्लड में वो कम हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉर्मेशन, breaking and strength of hydrogen bond, predict which of the following mixture will show a positive deviation from Raoult's law। ओके बेटा, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात हो रही है तो उसको समझने से पहले एक बात ध्यान में रखो, आप उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उनके बारे में ध्यान रखो। ओके बेटा, तो सपोज करो आपके पास एक कोई सोल्यूट ए है, सोल्यूट क्या है आपके पास, ए है, सोलवेंट क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर तो सोल्यूशन बनाता है। आपके पास सोलवेंट क्या है, बी है, और ये क्या बना रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहा है। ओके बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे पास बी और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज थे वो भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कौन है, ए के बीच में, ये कौन है, बी बी के बीच में। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करने के बाद मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ जाए कि मेरे पास जो ए और बी थे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए। यहाँ पर क्या है, ए है आपका, यहाँ पर क्या है, बी है। और जो पहले बिल्कुल पास पास चिपक के बैठा बैठा करते थे वो क्या हो रहे हैं, अब दूर दूर जाके बैठ गए, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए मेरे पास यहाँ पर, कम हो गए। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास क्या हो गया, आपके पास जो रोल्स लॉ में था उसमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाए और कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन मेरे पास किसको डिनोट करेगा, राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन को डिनोट करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, मिथेनॉल एंड एसीटोन। आपको पता है मिथेनॉल में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं, एसीटोन में बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही दोनों को मिक्स करूंगा तो मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे और जो एसीटोन के साथ है क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे, बहुत कम बॉन्ड्स का हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट का आंसर आप बोल सकते हो, इजीली बोल सकते हो कि आपके पास मिथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो
पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे जो मिथेनॉल मिथेनॉल और एसीटोन में थे। ओके बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, ये तो आपके डेफिनेशन से ही हो गया। आपको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी आपके पास सोल्यूट पार्टिकल्स है किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है या फिर सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है? यही तो बोलते हो आप, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सोल्यूट मोल्स पे डिपेंड करती है या पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ओके, वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये भी आप लोग बोलते हो। क्या बोलते हो? नेचर। नेचर पे क्या होती है? डिपेंड नहीं करती। मोल्स पे मतलब उसके मोल्स पे पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं, नेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करती। द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जो आपके पास सोल्यूट के पार्टिकल्स है उन पे तो डिपेंड करती है कि उसके मोल्स कितने हैं, उसके पार्टिकल्स कितने हैं, उस पर तो डिपेंड करती है। ओके बेटा, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड नहीं करती। ओके, केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, मोल्स पे डिपेंड करती है। ओके, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखो बेटा, आपके पास 4 सॉल्यूशंस इसने देके रखे हैं और पूछा है किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ओके, देखो इसको समझने के लिए आप एक बात बोल सकते हो। आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आप क्या जानते हो? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? के बी एम होता है। जानते हैं आप लोग ही, सब लोग जानते हैं ये तो। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो डेल्टा टी बी है वो किस पे डिपेंड करता है? मोलरिटी पे डिपेंड करता है। अब एक बात देखो, यहाँ पर मोलरिटी तो सबकी सेम है, ठीक है। अब देखो इसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास आया था वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर के आती है आप क्या करते थे? जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके आगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। मतलब जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल जिसमें ज्यादा होंगे वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड किसके करेगा? आई पे डिपेंड करेगा। तो अपन आई चेक कर ले सबका, तो जिसका आई ज्यादा होगा, मतलब जिसका आई ज्यादा होगा उसी का मैं क्या बोल सकता हूँ? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो चलो चेक करते हैं वन बाई वन। आपके पास तो NaOH के लिए आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है NaOH के लिए? 2 हो जाएगी। 2 मोल तो है, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, Na2SO4 में कैसे टूटेगा? ये ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस SO4 -2 में टूटेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, NH4NO3 देखो पता है इंपोर्टेंट कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटता है? NH4 प्लस में टूटता है प्लस NO3 माइनस में टूटता है। तो देखो यहाँ पर रिजल्टेंट आपको कितने मोल्स मिल रहे हैं? यहाँ पर आपको 2 मोल मिल रहे हैं। ओके बेटा, तो यहाँ से आपको 2 मोल मिल रहा है। KNO3 भी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। इसको भी अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास कैसे टूटेगा? ये K प्लस प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। ओके बेटा, यहाँ से भी आपको कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल मिल रहे हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा आई की वैल्यू कहाँ पर आई? Na2SO4 के लिए आई। कितनी आई? 3 आई। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा मेरे पास? Na2SO4 का। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर सेकंड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट इज। ठीक है बेटा, देखो आपको एक बात पता है, क्या पता है? कि डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है? डेल्टा टी बी इक्वल होता है के बी एम। क्या इस के बी को इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? के बी इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल दूँ? डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम बोल दूँ। और एम यहाँ पर आपके क्या है? मोलरिटी है आपके पास। ओके, तो यहाँ से देखो इसका यूनिट अगर मैं निकालूँ तो यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा? केल्विन। देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिफरेंस मैं किस में कैलकुलेट करूंगा? केल्विन में आ जाएगा मेरे पास। टेम्परेचर केल्विन में लेके चलता हूँ। ओके, और मोलरिटी को किस में बोलता हूँ मैं? मोल पर केजी में कन्वर्ट करता हूँ या फिर मोल पर केजी बोलता हूँ। ओके, देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ केल्विन, केल्विन केजी मोल इनवर्स बोल दूँ। ओके बेटा, तो मेरे पास यूनिट क्या हो गई? केल्विन केजी मोल इनवर्स। चलो चेक करते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या आपका पहला ही ऑप्शन हो गया? ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ केल्विन और मोलरिटी को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊँ तो मोलरिटी का इनवर्स हो गया। ओके बेटा, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? आंसर ए। ओके बेटा,